पिछले भाग में आप सबने देखा कि नागराज और नागरानी की जिंदगी में एक अनजान तूफान ने कदम रख लिया है। वहीं नागिन विशाखा और गिरीश मिलकर सलाखा को उठा ले जाते हैं, मगर सलाखा उनके चंगुल से बचकर निकल आती है और कहानी में फिर से एंट्री होती है एक नए विलेन की, जो अंजलि को उठा ले जाता है। अब देखिए आगे की कहानी। अगले दिन घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सलाखा के माँ बाबा भी सुलेखा के यहाँ ही आ गए थे। ईजी, हमारी विशाखा कहीं नजर नहीं आ रही है। जरूर सलाखा के कमरे में होगी। आज उसकी बहन की शादी जो है, तो उसको अकेला थोड़ी ही छोड़ेगी। भैया, मुझे विशाखा का स्वभाव कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ बहन, वो बस थोड़ी गुस्सैल है, बाकी मन की अच्छी है हमारी विशाखा। और नागराज वहाँ से बाहर आकर कुछ सोचते हुए रोने लग जाते हैं। नागराज को याद आता है कि कैसे सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसने दोनों बहनों को साथ रखने से मना कर दिया था। आज वो दिन आ ही गया जब इन दोनों बहनों की जान का खतरा टल जाएगा और हमारी सलाखा ब्याह करके दूसरी जगह चली जाएगी। तभी नागरानी पीछे से नागराज पर हाथ रखती है। स्वामी, आप रो क्यों रही हैं? सुरभि, हमारी बच्चियां देखो कितनी बड़ी हो गई हैं। लोग सच कहते हैं, बेटियों को बड़ा होते देर नहीं लगती है। आज सलाखा चली जाएगी और कुछ दिन बाद विशाखा भी। नागरानी भी नागराज की इमोशनल बातें सुनकर रोने लग जाती है। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, बचपन में दोनों इतना झगड़ती थी कि इन्हें समझाना ही मुश्किल होता था, मगर ये दिन तो आना ही था। आप भी अब रोना बंद करो और अंदर आ जाओ, मैं विशाखा को ढूंढती हूँ। और नागरानी विशाखा को ढूंढते हुए सलाखा के कमरे में जाती है। वहाँ पीहू और मृणालिनी पहले से ही थी। सलाखा बेटा, तुझे क्या हुआ है? कुछ तो बोल, तू इतनी चुप क्यों है? क्या हुआ? पता नहीं आंटी, विशाखा कब से शांत बैठी है, वो कुछ बोल ही नहीं रही। अरे शादी की घबराहट है ना, तो हमारी गुड़िया रानी बस थोड़ा सा घबरा रही है। ये सुनते ही पीहू और मृणालिनी सलाखा पर हंसती हैं। अच्छा सलाखा, तूने विशाखा को कहीं देखा क्या? वो सुबह से कहीं नजर ही नहीं आ रही। सलाखा विशाखा का नाम सुनते ही घबरा जाती है और उसे रात में हुई घटना याद आती है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे नहाने जाना है। और सलाखा घबराते हुए बाथरूम में घुस जाती है। सब लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। तभी सुलेखा भी कमरे में आ जाती है। भाभी, आपने अंजलि को कहीं देखा क्या? नहीं, मैंने तो सुबह से उन्हें भी नहीं देखा। अंजलि आज सुबह से ही नजर नहीं आ रही है। पीहू और मृणालिनी एक दूसरे की ओर देखते हैं। अन्नी दीदी, कहाँ हो आप? क्या आप किसी परेशानी में हो? अंजलि को होश आ जाता है और वो खुद को उस अंधेरी गुफा में कैद पाती है। अंजलि के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और उसके अगल बगल 2 नाग सिपाही खड़े हुए थे। नाग सिपाहियों को देखकर अंजलि चौंक जाती है। नाग सिपाही? इसका मतलब है ये दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि नागलोक के आए दुश्मन है। मगर आखिर किसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है और वो मुझसे क्या चाहता है? अंजलि जोर से चीखने लगती है। तभी गुफा में ध्रुव आ जाता है। ध्रुव की पूंछ में एक अलग सी चमक थी और कुछ विशेष नागधारियां भी थी। अंजलि उसे देखती रह जाती है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? तभी गुफा के अंदर एक आवाज गूंजने लगती है। ये कौन है और तुम्हें क्यों उठा कर लाया है? ये सब जानने का समय अभी नहीं आया है। बस इतना जान लो कि तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो और अब वक्त उल्टा चलना शुरू हो गया है। हा 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 हा। ध्रुव गुफा से बाहर चला जाता है और अंजलि भी थक कर शांत हो जाती है। मैं ऐसे तो यहाँ कैद नहीं रह सकती हूँ, मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। तभी अंजलि एक तरकीब लगाती है। दोनों नाग सिपाही खड़े खड़े पहरा दे रहे थे। तभी अंजलि नजर बचाकर अपनी नागिन की पोंछ से एक नाग सिपाही को गुदगुदी करती है और जब वह पलटकर देखता है तो सोने का नाटक कर लेती है। सिपाही का ध्यान हटते ही अंजलि अपनी पोंछ से दूसरे सिपाही को भी गुदगुदी करती है और ऐसा बार बार करने से दोनों नाग सिपाहियों में बहस हो जाती है। अब करूंगी मैं अपना आखिरी वार। और अंजलि इस बार नागिन की पूंछ से वार करने के लिए जब अपनी पूंछ उठाती है तो वह उससे उठती ही नहीं। अरे, मैं अपनी पूंछ हिला क्यों नहीं पा रही हूँ? अंजलि बार बार कोशिश करती है मगर वो पूंछ नहीं हिला पाती। तभी वह पलट कर देखती है कि ध्रुव ने अंजलि की पूंछ को हाथ से पकड़ा हुआ है। बहुत जान है ना तुम्हें नागिन?
और ध्रुव अपनी आंखों की रोशनी निकालकर अंजलि को बांध देता है और नाग सिपाहियों को भी डांटता है। अब जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम हिल भी नहीं सकोगी। कटकानंद गुफा में रखे उस माटी के टीले के सामने बैठकर हवन कर रहा था और उसमें मंत्र फूंक रहा था। अभी तुझे बाहर आने में वक्त लगेगा मेरे बच्चे, तब तक उन नागिनों को कैसे मजा चखाना है ये मैं जानता हूँ। और कटकानंद हवन की आग में तेल डालता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। धुएं के साथ वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आ जाती है जो कि एक विष कन्या होती है। विष कन्या, अब तेरी बारी है अपने विष का कमाल दिखाने की। जी मालिक, आप चिंता ना करें, मेरे नाखून के इस जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया है। और विष कन्या एक साधारण लड़की का भेष बनाकर वहाँ से चली जाती है। विष कन्या का सारा जहर उसके खतरनाक पैने नाखूनों में ही था। सुलेखा के घर में सब लोग विशाखा और अंजलि के गायब होने पर परेशान हो जाते हैं। तभी सलाखा बाहर आती है। हाँ, मुझे याद आया, विशाखा ने कहा था कि वो शादी तक लौट आएगी और हो सकता है अंजलि आंटी भी किसी काम से ही गई होंगी। ठीक है, तो फिर शादी की तैयारियां शुरू करो। सुलेखा जी, वो बिटिया को मेहंदी लगाने वाली लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? हो सकता है वो अभी कहीं रास्ते में ही होगी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मेहंदी बनाने वाली सलाखा के घर की ओर आ ही रही थी कि तभी वह जंगल का रास्ता देख घबरा जाती है। हे राम, इतना घना जंगल, इससे मुझे कौन बचाएगा? आलतू जलालतू, जंगली जानवर टालतू। और वो लड़की डरते हुए आंख बंद करते हुए आगे चलने लगती है। तभी पीछे से उसके सर पर कोई जोरदार हमला करता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। हमला करने वाली वही खतरनाक विष कन्या थी। उसने मेहंदी वाली का भेष ले लिया और सलाखा के घर की ओर चलने लगी। अब मचेगी धूम तो, जब मेरा जहर उन सबके अंदर जाएगा और जब लोग वहां नीले होकर पड़े होंगे। और विष कन्या सलाखा के घर पहुंच जाती है। लो, आ गई मेहंदी वाली, लगे हाथ मिहिर के भी मेहंदी लगवा देते हैं। और मिहिर भी सलाखा के बगल में आकर बैठ जाता है। जी, मैं विशैली हूँ, मेरी मेहंदी आप सबको जरूर पसंद आएगी। विशैली, ये कैसा नाम है? ऐसा नाम कौन रखता है? जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे शरीर के जहर से मेरी माँ की जान चली गई थी, तभी मुझे सब विशैली नाम से बुलाते हैं। विशैली की ऐसी अजीब बातें सुनकर सब लोग सहम जाते हैं और आगे कुछ नहीं बोलते। पहले मैं लड़के को मेहंदी लगाऊंगी। और विशैली अपने नाखून में जहरीला विष भर लेती है और मिहिर भी आहिस्ता से विशैली की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। क्या आज मिहिर की कहानी खत्म हो जाएगी या विशैली के इरादे से सलाखा पहले ही समझ जाएगी? देखिए आगे। गुफा में कैद अंजलि खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास कर रही थी कि तभी ध्रुव वहां आ जाता है। इतना परेशान मत हो, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो फिर मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? क्या चाहते हो तुम? नागमणि। ये सुनते ही अंजलि चौंक उठती है। क्या नागमणि? वो भी मुझसे? पर मेरे पास कोई भी नागमणि नहीं है। हम जानते हैं कि नागमणि तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो और कौन लोग हैं तुम्हारे साथ? तभी ध्रुव हाथ से एक दरवाजा बनाता है जिसके अंदर से एक तेज रोशनी आती है और रोशनी में से एक काली परछाई बाहर निकल आती है और दरवाजा भी बंद हो जाता है। परछाई के आते ही ध्रुव उसके सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुका लेता है। हो ना हो तुम सब कोई बड़ी शक्ति हो, शैतान ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ, हम शैतान नहीं हैं और अब तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और वो चमकता दरवाजा फिर से प्रकट हो जाता है और इस बार उस परछाई के साथ ध्रुव अंजलि को भी अपने पूंछ में लपेटकर उस दरवाजे में प्रवेश कर लेता है। कल की रात के बाद सलाखा के वापस आने के बाद से ही विशाखा गिरीश का कोई पता नहीं चल रहा था, ना ही गिरीक्षा कहीं नजर आ रही थी। क्या ये उन सब की कोई बड़ी चाल थी या सच में सुलाखा के गुस्से ने उन सब की कहानी पर फुल स्टॉप लगा दिया था? जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 की आगे की कहानी यूं ही पापा टीवी हिंदी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।